हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड हम आज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The oldest international trade theory, which suggests that the country's wealth is measured by its accumulation of gold and silver, is known as। कहते जो सबसे पुरानी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी थी जिसने सजेस्ट किया था कि कंट्री की वेल्थ को गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म में ही हम लोग मेजर करेंगे, तो वो थ्योरी कौन सी थी? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, मर्केंटिलिज्म या हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? आवर करेक्ट ऑप्शन इज, सर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज मर्केंटिलिज्म। कहते दे एम फॉर अ ट्रेड सरप्लस वेयर अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स मोर देन इट imports to increase its national wealth, राइट? कि वो उनका एम क्या था कि हमने अपने ट्रेड को क्या करना है? सरप्लस करना है। जहां पे कंट्री के एक्सपोर्ट्स क्या होने चाहिए? हमेशा उसके इंपोर्ट से ज्यादा होने चाहिए, सो दैट कि हम अपनी नेशनल वेल्थ को इंक्रीज कर सकें, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वॉज डेवलप्ड बाय, कि जो थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज वो किसने दी थी? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, एली हेक्सर या पॉल क्रगमैन। सो जो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थी वो किसने दी थी? एडम स्मिथ। He argued that a country should specialize in and export goods it can produce more if efficiently than other countries, राइट? कि उन्होंने कहा था कि कंट्री को उन्हीं गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें कि उनकी स्पेशलाइजेशन है, रेदर देन अदर कंट्रीज, की दूसरी कंट्री से जिस कंट्री में अपनी कंट्री में जिस कंट्री की स्पेशलाइजेशन है हमने दूसरी कंट्रियों से ज़्यादा उसी चीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, सो दैट कि उस कंट्री को उस चीज़ का एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल सके, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। According to David Ricardo's theory of comparative advantage, international trade is beneficial even if one country has an absolute advantage in producing both goods as long as, कहते जो डेविड रिकार्डो ने थ्योरी दी थी कंपैरेटिव एडवांटेज, राइट? उन्होंने क्या कहा था? इंटरनेशनल ट्रेड कहते बेनिफिशियल तब है जब वन कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स, जब एक कंट्री ही के पास ही एब्सोल्यूट एडवांटेज हो दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, एज लॉन्ग एज देयर आर नो ट्रेड बैरियर्स, द कॉस्ट रेशियोज ऑफ गुड्स आर डिफरेंट, द एक्सचेंज रेट्स आर इक्वल एंड बोथ कंट्रीज हैव सिमिलर रिसोर्स एंडोमेंट्स। सो what is our correct option? Our correct option is option C. That is the cost ratios of goods are different. This means that a country can still gain by specializing in the good in which it has a lower opportunity cost. Right? कि country उस टाइम पे भी गेन कर सकती है अगर वो उस गुड में जिसमें वो स्पेशलाइजेशन उनकी है, अगर उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है? कम है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। The Hexer-Ohlin theory states that a country will export goods that are intensive in the use of its relatively abundant factors of production, have a high demand in foreign markets, are produced with advanced technology and are not subject to trade barriers, राइट? कहते जो हेक्सर ऑनलिन की थ्योरी थी उन्होंने कहा था कि कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स वही वाले करेगी जिनमें क्या है वो आर एक्सटेंसिव इन द यूज ऑफ इट्स रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
फॉर एग्जाम्पल अ कैपिटल रिच कंट्री विल एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, कि जिसके पास वो गुड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस कंट्री के पास जिस चीज़ के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, तो उस चीज़ों को ही यूज़ करके हम उन्हीं गुड्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लियोन्टिफ paradox challenge the Hexer-Onlin theory by finding that कि जो लियोन्टिक पैराडॉक्स था उन्होंने चैलेंज किया था हेक्सर-ओनलिन की थ्योरी को। US exports were more labor intensive than its imports. US exports were more capital intensive than its imports. US exports and imports had similar factor intensities. The US is an abundant country in both labor and capital. राइट, कि जो लेंटिव पैराडॉक्स था उनके अकॉर्डिंग हेक्सर ओनलिन थ्योरी में उन्होंने क्या ऐसा ढूंढा था कि उसको उन्होंने चैलेंज किया था। तो उनके अकॉर्डिंग यूएस एक्सपोर्ट्स वर मोर लेबर इंटेंसिव देन इट्स इंपोर्ट्स, कि जो उनके यूएस के एक्सपोर्ट्स थे वो क्या थे, ज्यादा लेबर इंटेंसिव थे रेदर देन उनके इंपोर्ट्स। दिस कॉन्ट्राडिक्टेड द Hexer-Ohlin theory, which would predict that the capital abundant US should export capital intensive good, कि अगर US के पास कैपिटल ज़्यादा है तो उनको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स क्या ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the product life cycle theory suggests that a product initially developed and exported by an innovative country will eventually, कहते जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक प्रोडक्ट जिसको जो कि इनिशियली डेवलप किया गया है एंड एक्सपोर्ट किया गया है बाय एन इनोवेटिव कंट्री become standardized and have its production shift to developing countries, कि वो standardize हो जाएगा एंड उसकी प्रोडक्शन क्या है developing countries के पास शिफ्ट हो जाएगी। remain exclusively produced in the innovative country, कि वो इनोवेटिंग कंट्री में ही क्या है प्रोड्यूस किया जाएगा। बी abundant entirely due to lack of demand, कि वो क्या हो जाएगा, lack of demand की वजह से बंद हो जाएगा। एक्सपीरियंस कंसिस्टेंटली हाई एक्सपोर्ट ग्रोथ थ्रू आउट इट्स लाइफ, कि उसकी हाई एक्सपोर्ट ग्रोथ हम कंसिस्टेंटली देखेंगे। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ने सजेस्ट किया था दैट the product initially developed and exported by an innovative country will eventually become standardized and have its production shift to developing countries, right, तभी उसका नाम है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, राइट। कहते हैं जैसे जैसे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाएगा देन उसकी जो प्रोडक्शन है वो हम क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को शिफ्ट कर देंगे। सो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करेंगी, उसको सेल करेंगी एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्या करेंगी, उसकी प्रोडक्शन करेंगी। This is due to lower labor cost and increased competition as the product matures, right? Next question. According to the new trade theory, economies of scale and product differentiation can lead to international trade even between countries with similar, कहते जो न्यू ट्रेड थ्योरी आई थी उनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के बावजूद भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था विद सिमिलर क्लाइमेट्स, फैक्टर एनवायरमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज या लैंग्वेजेस की वजह से। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज फैक्टर एनवायरमेंट्स की वजह से ही उनके बीच में ट्रेड हो रहा था। जिन The new trade theory explains intra-industry trade, example Germany and Japan trading cars based on consumer preferences for variety and firms benefiting from economies of scale, right? कि कहते वो क्या कर रहे थे, जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड था वो किस बेसिस पे हो रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कि वो उनकी प्रेफरेंसेस क्या है एंड सो दैट कि फर्म्स क्या कर सके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से खुद को बेनिफिट कर सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Porter's diamond model of national competitive advantage does not include which of the following determinants. कि जो पोर्टर डायमंड मॉडल था नेशनल competitive एडवांटेज का, उसमें कौन सा डिटर्मिनेंट इंक्लूड नहीं है? फैक्टर एंडोमेंट्स, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, या abundant natural resources. So our correct option is option D, that is abundant natural resources. कहते while resources are a factor, Porter's model focuses on four key determinants with created factors like skilled labor होनी चाहिए, infrastructure होनी चाहिए, often being more important than inherited ones. कि इनमें ज़्यादा फोकस किया जाता था rather than abundant natural resources. Next question. The concept of zero-sum game is most closely associated with which international trade theory? Zero-sum game का concept किस theory से relate करता था? Comparative advantage theory, Hexer-Ohlin theory, mercantilism या new trade theory? So correct option is option C. कहते the mercantilist view was that one country's gain from trade was a loss for another, with the total wealth of the world being fixed. राइट कि टोटल वेल्थ क्या है वर्ल्ड की फिक्स है कि अगर एक कंट्री को गेन होगा देन दूसरी कंट्री को लॉस होगा ही होगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an assumption of the standard Hexer-Ohlin model? कि इनमें से बताना है कि कौन सी assumption है Hexer-Ohlin model की. Perfect immobility of factors of production between sectors, homogeneous products and technology across countries, the existence of significant transportation costs, and increasing returns to scale in production. So, what is the correct option? Our correct option is option B, that is homogeneous products and technology across countries. This contrasts with new trade theory which emphasizes differentiated products and economies of scale. राइट कि ये वाली assumption क्या है, किससे कॉन्ट्रास्ट कर रही थी? न्यू ट्रेड थ्योरी से कॉन्ट्रास्ट करती थी, बिकॉज जो न्यू ट्रेड थ्योरी थी वो इम्फेसाइज करती थी कि यहाँ पे क्या है, हमने डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे सो दैट कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या कर सकें, फायदा गेन कर सकें अपना. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The gravity model of international trade provides a good empirical fit for trade patterns because it suggests that countries trade more with partners that कहते जो ग्रेविटी मॉडल था इंटरनेशनल ट्रेड का, उन्होंने क्या किया था, एक गुड एम्पेरिकल फिट दिया था फॉर ट्रेड पैटर्न्स बिकॉज उन्होंने सजेस्ट किया था कि कंट्रीज ट्रेड मोर विद पार्टनर्स दैट are geographically close and have larger economies, have similar customer taste, have different factor endowments या are members of the same trade bloc. कि ग्रेविटी मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हमने इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो कैसे करना चाहिए कि कंट्रीज ट्रेड मोर विद पार्टनर्स, उन पार्टनर्स के साथ करना चाहिए जो कि ज्योग्राफिकली क्लोज हो एंड लार्जर इकोनॉमीज हो. कहते the model draws an analogy to Newton's law of gravity where the mass of the countries and the inverse of the distance between them predict the volume of the trade. कि जितना हमारा जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही ट्रेड कंट्रीज़ के बीच में कम होगा. सो दैट ग्रेविटी मॉडल के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड को अगर हमने पॉसिबल बनाना था तो जो पार्टनर्स थे वो क्या होने चाहिए थे, ज्योग्राफिकली क्लोज होने चाहिए थे एंड उनकी इकोनॉमीज क्या होनी चाहिए थी, लार्ज होनी चाहिए थी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the context of Hexer-Ohlin model, the factor price equalization theorem suggests that with free trade कि जो Hexer-Ohlin theory model था, जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम आई थी उन्होंने सजेस्ट किया था commodity prices will become equal across countries, factor prices will become equal across countries provided certain conditions are met.
the volume of trade will become equal for all countries and all countries will produce identical quantities of all goods. So what is our correct option? Our correct option is option B, that is factor prices will become equal across countries provided certain conditions are met. This theorem is a strong prediction and is generally not observed perfectly in the real world due to the factors like trade barriers and differences in technology. राइट कहते ये थ्योरी क्या थी, थ्योरम क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन थी बट रियल वर्ल्ड में इसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स लाइक ट्रेड बैरियर्स एंड डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी. राइट, so this is it. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Reenu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video. Stay tuned.